Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And today I am going to continue a new chapter of the history book, The Age of Industrialization. जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर जो है 1900 में एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर E.T. पॉल ने प्रोड्यूस करी थी एक म्यूज़िक बुक में। मतलब उसका एक कवर पेज था ये, और इसका नाम दिया था डॉन ऑफ द सेंचुरी। ज़रा इस पिक्चर को देखिए तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के सेंटर में एक गॉड जैसा कोई बना हुआ है, जिसे कहा गया है द एंजल ऑफ प्रोग्रेस कहा गया है, तरक्की की एंजल, जिसके हाथ में नई सदी का न्यू सेंचुरी का फ्लैग है। न्यू सदी का फ्लैग काफ़ी शांत नज़र आ रही है, और देखो किस पे उड़ के जा रही है, वो एक पक्षी पे उड़ के जा रही है, विंग्स पर, जिसका मतलब है टाइम। और उसकी जो फ्लाइट है ना, वो पक्षी वो कहाँ ले जा रहा है, फ्यूचर में ले जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग के पीछे की तरफ काफ़ी सारे साइंस दिए हुए प्रोग्रेस के, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। तो इस तरीके से ये पेंटिंग फ्यूचर में ले जा रही है, पुरानी सदी को एक नई सदी में ले जा रही है। तो एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा चेंज करने वाली पेंटिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा अंतर बताने वाली पेंटिंग है। तो वहीं जब हम दूसरी पेंटिंग देखते हैं तो उसमें टू मैजिशियन दिखाए गए हैं, टू मैजिशियन। और ये जो पेंटिंग है वो एक ट्रेड मैगजीन पर छपी थी करीबन 100 साल से भी ज़्यादा पहले, और उसके कवर पेज पर टू मैजिशियंस हैं। टॉप पर बना हुआ है अलादीन, और अलादीन की कहानी आपने सुनी होगी, जो अपने मैजिक लैम्प से सब कुछ बना देता था, जैसा चाहे वैसा बना देता था। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक मॉडर्न मैकेनिक के बारे में दिया हुआ है, जो अपने मॉडर्न टूल्स को यूज़ करके नई नई चीज़ें बनाता है, चाहे वो ब्रिज हो, शिप्स हो, टावर्स हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो। तो एक तरीके से वो अपने टूल्स का मैजिक दिखाता है और अलादीन अपने लैम्प का मैजिक दिखाता है। लेकिन अलादीन जो है वो पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको जान के थोड़े आश्चर्य होगा। इट रिप्रेजेंट द पास्ट एंड द ईस्ट, और ईस्टर्न कंट्रीज में हम लोग आते हैं। तो वहीं जो मैकेनिक, मॉडर्न मैकेनिक है, वो बताता है मॉडर्निटी और वेस्ट को। इससे ये पता चलता है कि वो ईस्टर्न कंट्रीज को जो हैं बैकवर्ड बताते थे। वो बताते थे कि वहाँ के लोग जो हैं अभी भी जादू टोने में विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों पेंटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर को बताती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी शुरू होता है अब। So our first topic is before the industrial revolution. मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था, जरा देखना। बड़ा अच्छी कहानी है इसकी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और बहुत ईजी है। ईजी लेकिन उनके लिए जो समझ के चलेंगे, एक एक चीज़ को दूसरों से ज्वाइन करके चलेंगे इसमें। तो टिपिकल नहीं है चैप्टर समझने वालों के लिए। तो जैसे बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उससे पहले दुनिया में जो सामान बनता था वो कैसे बनता था, उस दौर को कहा जाता था, वर्ड याद रखना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो वर्ल्ड मार्केट के लिए चीजें बनती थी उस दौर को कहा जाता था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो प्रोटो वर्ड है ये उसके लिए यूज करते हैं जब किसी भी चीज का हम पहले का रूप दिखाते हैं। तो इंडस्ट्रीज से पहले का क्या था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है ना, ये बहुत समय के बाद आया और धीरे धीरे आया। यही कहानी है आपकी। आधा चैप्टर आपको यूरोप के बारे में बताएगा और आधा हमारे इंडिया के बारे में बताएगा। इसीलिए बने रहना इस चैप्टर में पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो शुरुआत करते हैं आज हम इसकी।
और जैसे कि आपने देखा था कुछ जो अभी मैंने आपको दो फोटोज के बारे में बताया था, उसके बारे में भी जरूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि इससे क्या डिनोट किया गया था उसमें। ये आजकल पिक्चर्स के भी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं एग्जाम्स में। अब बात करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ये वो दौर था जब मर्चेंट्स जो थे वो सामान बनवाते थे लोगों से और फिर दुनिया भर के मार्केटों बेचते थे। लेकिन यूरोप में कहानी थोड़ी अलग थी। जो यूरोप के मर्चेंट्स थे ना, यूरोप के, वो लोग 17 और 18 सेंचुरी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा वहाँ पर गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि जो शहर के मर्चेंट्स थे वो ज़्यादातर उन्होंने ट्रेड गिल्ड्स बना लिए थे। अब ये ट्रेड गिल्ड्स क्या होता है? ट्रेड गिल्ड्स एक एसोसिएशन होता है प्रोड्यूसर्स का, जो हर चीज पे कंट्रोल करता है, जो ट्रेंड करता है हैंडीक्राफ्ट पीपल्स को कि उनके लिए कैसे काम करना है, प्राइस पे कंट्रोल करता है, सप्लाई पे कंट्रोल करता है और कंपटीशन पे कंट्रोल करता है। और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में नए मर्चेंट की एंट्री को भी रोकता है। नए मर्चेंट्स को नहीं आने देते ये अपने साथ, क्योंकि इनके पास मोनोपोली राइट्स हैं जो उन्होंने पहले से ले रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी लोकेलिटी में कपड़ों का व्यापारी केवल एक मैं हूं, मोनोपोली राइट्स हैं। शूज का कोई और है, कॉस्मेटिक आइटम्स का कोई और है। इस तरीके से सबने अपने अपने बांट रखे हैं। हम सब मिलके अपना ग्रुप बना लिया ट्रेड गिल्ड्स का। अब क्या करते हैं, कोई दूसरा कॉटन व्यापारी हमारे मार्केट में नहीं आएगा, हम सब मिलके लिए काम करेंगे इसके लिए। तो इस तरीके से सब मिलके काम करते थे। तो मतलब जो नए मर्चेंट्स थे वो क्या करें, मजबूरन उन्हें कहां जाना पड़ा, कंट्री साइड जाना पड़ा। कंट्री साइड एक तरीके से शहर से अलग इलाके जो होते हैं। अब वहां पर की एक समस्या अलग थी। एक वो दौर हुआ करता था जब ओपन लैंड्स हुआ करते थे, कलेक्टराइजेशन होता था, सब मिलके काम करेंगे, ये होगा वो होगा, सब बांटेंगे आपस में। लेकिन धीरे धीरे करके ऑल द लैंड्स बिगिन टू एनक्लोज्ड, धीरे धीरे करके सब बंद होना शुरू हो गया था। लोगों के पास छोटे छोटे जमीन बची थी, उनके पास ज्यादा बड़ी जमीन नहीं थी। जो भी करते थे वही करते थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, अब ज्यादा कुछ नहीं था खाने पीने के लिए भी। मजबूर थे वो बेचारे। और ऐसी कंडीशन में ये जो मर्चेंट थे ना शहरों से, ये गांव पहुंचे और उन लोगों को ऑफर किया कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपको एडवांस देंगे, हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, आप सामान बनाओ, हम फिर आपसे खरीदेंगे। तो आप बताइए, क्या वो फार्मर्स, वो विलेज पीपल्स क्या मना कर सकते थे? मेरे हिसाब से नहीं मना कर सकते थे। इधर डूबते को तिनके का सहारा हो गया, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक मर्चेंट के जो काम करवाता था उसे बहुत सारे प्रोसेस होते थे, और बहुत सारे प्रोसेस में सबसे पहले सबसे पहले कपड़े व्यापारी ज़्यादा होते थे। तो सबसे पहले स्टेपलर से ऊन खरीदी जाती थी, स्टेपलर से, जो स्टेपल करता था। उसके बाद उसका धागा बनाया जाता था। स्टेपलर के बाद धागा धागा बनाता था स्पिनर। स्पिनर के बाद वीवर था जो बुनता था उसे, और वीवर के बाद उसका एक नया प्रोसेस था, ये प्रोसेस शायद आपको नहीं पता होगा, जिसे हम कहते हैं फुलर, अ पर्सन हु गैदर्स क्लोथ बाय प्लीटिंग। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो एक तरीके से ये पर्सन कपड़े बनने के बाद इसका ये काम आता था। उसके बाद फुलर के बाद ये जो था कपड़ा, उसे पैक किया जाता था, पैकिंग। और पैकिंग के लिए मालूम कहाँ भेजा जाता था इसे? लंदन फिनिशिंग सेंटर के पास भेजा जाता था। लेकिन सॉरी, उससे पहले डायर आता था, डायर के बाद पैकिंग आता था, और पैकिंग के बाद फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसे बेचा जाता था। तो प्रोसेस देखे, सबसे पहला स्टेपलर, स्पिनर, वीवर, और शायद इसमें आप समझ लीजिए वीवर के बाद हमारा आता था इसमें फुलर, फिर डायर, और फिर एंड में फिनिशिंग सेंटर्स। तो ये प्रोसेस था कपड़े बनने का। और इस तरीके से एक मर्चेंट के अंदर 100 to 125 पीपल काम करते थे, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस नहीं था, 4-5 प्रोसेस थे, और हर प्रोसेस में मिनिमम 20 to 25 पीपल्स एक मर्चेंट के लिए काम करते थे। क्योंकि ये लोग अपने घर के लिए बना रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द होल मार्केट, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन होता था। तो ये वो दौर था जब इंडस्ट्रीज नहीं थी। फिर आई इंडस्ट्रीज का दौर, इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गई।
अप ऑफ द फैक्ट्री। ये जो टॉपिक है ये बताता है फैक्ट्री आएंगी मतलब प्रोटो इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा। हालांकि सबसे पहली फैक्ट्रीज इंग्लैंड में आना शुरू हुई थी 1730s में, इसकी शुरुआत हुई थी। इन 1730s वो दौर नहीं था जब इंडस्ट्रीज मल्टीपल होना शुरू हुई थी। ये मल्टीपल जो हुई थी वो तो लेट 18th सेंचुरी में हुई थी, मतलब 1760s के बाद ही इनके बढ़ने का दौर आया था। अब देखो कैसे मैं इस चीज को समझा सकता हूँ एग्जाम्पल से। उस समय कॉटन ही सबसे मेन था, इंडस्ट्रीज कॉटन से ही बनाती थी क्लोथ्स, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी उसके अलावा और कोई। इसका एक एग्जांपल देखा, 1760 में ब्रिटेन जो था 2.5 मिलियन का कॉटन को इंपोर्ट करता था अपने देश में, ताकि उसकी फैक्ट्रीज जो हैं जिनके पास रॉ मटेरियल नहीं है वो बना सके कपड़े और दुनिया भर में बेच सके 1760 में। और 1787 में 2.2 मिलियन का कॉटन को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यस 2.2 मिलियन को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। डेट मींस नियर अबाउट 10 टाइम्स बढ़ चुका था इंपोर्ट। 10 टाइम्स इंपोर्ट बढ़ने का मतलब फैक्ट्रीज बढ़ती चली जा रही थी। फैक्ट्रीज से फायदे बहुत थे, फैक्ट्री से प्रोडक्शन काफी तेज होता था, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता था। कार्डिंग प्रोसेस हो गया था, प्रोसेस इन विच द फाइबर इज प्रोड्यूस प्रायर टू स्पिनिंग एंड वीविंग। बस सोचिए फाइबर पहले ही बन जाते थे इसमें। इससे क्या होता था, पर वर्कर आउटपुट बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। रिचार्ड आर्कराइट ने तो कॉटन मिल तक बना दी थी। अब कॉटन मिल जो थी वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा थे। क्या थे, अब एक ही छत के नीचे सारे काम होंगे। पहले मर्चेंट्स को गांव गांव जाना पड़ता था, इस गांव में फुलर रहते तो वहां से, मतलब इस गांव स्टेपलर रहते तो वहां से वूल लेना, स्पिनर को कहीं देना, फिर वीवर के पास पहुंचाना, फिर फुलर के पास देना, फिर डायर के पास, बहुत सारे काम होते थे। रेगुलर चेकिंग भी नहीं हो सकती थी वेदर द लेबर इज वर्किंग और गिविंग प्रॉपर टाइम और नॉट। तो इसीलिए कॉटन मिल सारे इस डिसएडवांटेज को खत्म कर देती थी। एक ही छत के नीचे सारे काम। और जो ओनर था वो डे टू डे एक्टिविटीज में चेक कर सकता था कि लेबर कितनी एफिशिएंटली से काम कर रही है, कितने वर्किंग आवर्स दे रही है और किस क्वालिटी का क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर चेक कर सकता था। इसका मतलब कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। नया 19th सेंचुरी ब्रिटेन में जो आ रहा था वो चकाचौंध हो रहा था इंडस्ट्रीज से। ब्रिटेन के लैंडस्केप पर डॉट्स बनते चले आते इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज आती चली जा रही थी। और लोग लगभग भूल चुके थे बाइलेंस को, गलीज को, नुक्कड़ों को, जहां पर अभी भी प्रोडक्शन होता था, जहां पे अभी भी हाथों से कपड़े बनाए जाते थे। तो इसका मतलब देश में दो तरीके के काम होते हैं, मशीन्स और हाथों से। तो अब यही चेक करते हैं कि इंडस्ट्रीज आगे निकलेंगी या मशीन्स आगे निकलेंगी। जरा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। मैकेनिकल सेक्टर और द नॉन मैकेनिकल सेक्टर डेवलप। अब जरा इसी चीज को हम नेक्स्ट टॉपिक से कंपेयर करेंगे, और वही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पेस, जरा इस चीज को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझ गए तो आप इसके चारों पॉइंट समझ जाएंगे। तो क्या चीज है पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? जब मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्रीज आ रही थी तो हैंडमेड की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी या फिर मशीन मेड की, या ये समझ लो कि मैकेनिकल सेक्टर डेवलप ज्यादा करेगा या नॉन मैकेनिकल सेक्टर? आपका जवाब जो होगा ना वो मैकेनिकल सेक्टर होगा, लेकिन मेरा जवाब उल्टा है। जरा देखना कैसे। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि 1840s तक जो इंडस्ट्रीज का इरा रहा था ना वो था कॉटन। कॉटन सबसे ज्यादा डिमांड में था, लेकिन आफ्टर 1840s, या बात कर लीजिए हम 1860s से, नया जमाना आया था और वो था मेटल इंडस्ट्रीज का। आयरन स्टील की डिमांड बढ़ना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आयरन एंड स्टील जो थी वो रेलवेज के एक्सपेंशन में जरूरत थी, और रेलवेज का एक्सपेंशन इंग्लैंड अपनी कॉलोनीज में करवा रही थी। इसी वजह से यूरो 77 मिलियन जो था उसका एक्सपोर्ट करती थी ब्रिटेन दूसरे देशों में, आयरन इतना। इसका ये जो मैंने आपको टोटल वैल्यू बताई है ये कॉटन का डबल था।
दैट मीन्स एक नया एरा शुरू हुआ था, और वो किसका था? मेटल इंडस्ट्रीज का। लेकिन वहीं दूसरे पॉइंट की तरफ आप बढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल और केवल 5% वर्कर्स, सॉरी 20% वर्कर्स, 20% वर्कर्स ही काम करते थे इस मैकेनिकल सेक्टर्स में, केवल 20%। तो सोचिए बाकी के 80% कहां काम करते थे? यस, नॉन मैकेनिकल सेक्टर्स में। तो इसका मतलब ज्यादातर जो प्रोडक्शन था वो फैक्ट्री से नहीं आता था, बल्कि फैक्ट्री के बाहर से आता था। तो इसका मतलब इस पॉइंट में तो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज पीछे रह गई। तीसरा पॉइंट देखिए, हालांकि समय बदल रहा था, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लेकिन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की रफ्तार जो तेज चल रही थी ना, उसे कम किया। लेकिन कम करने के पीछे कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं थी, कोई मेटल इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, बल्कि उसकी रफ्तार जो कम हुई ना, वो स्मॉल इनोवेशंस की वजह हुई थी। स्मॉल स्मॉल इनोवेशंस, जैसे टैनिंग में, फूड प्रोसेसिंग में या दूसरी चीज़ों में उन्होंने छोटी छोटी मशीन्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मैकेनिकल सेक्टर्स बढ़ना शुरू हो गया था। और चौथा पॉइंट जो दिया हुआ है ना, वो ये था कि उस समय जो मशीन बनाई जाती थी वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि भरोसेमंद नहीं थी, जल्दी खराब हो जाती थी। एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, और दूसरा जल्दी ब्रेकडाउन होने की वजह से उनका रिपेयर कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता था। इसी वजह से ज़्यादातर लोग मशीन्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उस समय की सबसे पावरफुल इंजन, सबसे पावरफुल मशीन से लेकर स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने इसे इंप्रूव किया था, और उसके जो पेटेंट राइट्स थे वो न्यू कॉमन के पास थे। और इसी का एक फ्रेंड था जिसने इसकी ही जैसी मशीन एक और बनाई थी। लेकिन जिसने भी बनाई हो, जैसी बनाई, मतलब मैथ्यू बिल्टन नाम था उसका। लेकिन जरा सोचना, स्टीम इंजन उस समय की सबसे पावरफुल मशीन थी। ये दूसरी मशीन्स को मदद करती थी, पावर देती थी, लेकिन इसके केवल और केवल 321 यूनिट्स ही बिके थे पूरे के पूरे इंग्लैंड में, जिसमें से 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज ले गई थी, 9 जो थे वो वुल इंडस्ट्रीज के पास थे, और बाकी जो थे वो आप समझ लीजिए माइनिंग के पास थे या फिर कैनल वर्क्स वगैरह वालों के पास थे। केवल और केवल 321 स्टीम इंजन। जरा सोचिए, एग्जांपल देता हूं मैं, उससे जरा समझ में ज्यादा आएगा। मान लीजिए हम किसी एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और फिर उस समय मैंने एक डिसाइड किया, एक नया इनोवेशन किया, जनरेटर्स बनाए। कोई नहीं जानता था वर्ल्ड में जनरेटर्स क्या होते हैं, मैंने बनाए। इट्स अ वेरी पावरफुल मशीन, आप उसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, अपने घर में चला सकते हैं उसे। लेकिन पूरे देश में जहां पे 130 करोड़ लोग रहते हैं, 130 करोड़, वहां पे केवल और केवल वो ज्यादा से ज्यादा 1000 बिके। इट विल बी क्वाइट शॉकिंग। ऐसा ही स्टीम इंजन के साथ हुआ था, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी मशीन थी और रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा होती थी। इसीलिए ज्यादातर जो मर्चेंट्स थे वो किस चीज में इन्वेस्ट करते थे? हैंड लेबर में ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, मशीन्स के बजाय उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। अब चलिए आगे यही देखेंगे कि हैंड लेबर के फायदे क्या क्या थे। लेकिन हैंड लेबर का यूज करने से लेबर्स के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तब तक के लिए आप दोबारा पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आए तो अपने डाउट्स पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए गुड बाय।